गुड मॉर्निंग। आप लोग रेडी हैं? आज की क्लास हमारी हिंदी फर्स्ट से रहेगी। हिंदी फर्स्ट से लेसन 8 विशेषण। लेसन 7 तक का हमने आपका कंप्लीट करा भी दिया है। लेसन 7 आपका सर्वनाम पाठ था जो कंप्लीट भी हो चुका है, और आज हम लेसन 8 विशेषण शुरू करने जा रहे हैं। तो आपकी बुक्स अगर रेडी है तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों को स्कूल भी आना है, तो ऐसा करिए आप लोग हिंदी सेकंड से टेस्ट तो आज दे रही है, मैं आपको मैसेज नहीं किया था। तो कल आप लोगों का हिंदी सेकंड से कविता का टेस्ट हम लेंगे। आप लोग रेडी रहिएगा। तो आज की क्लास में हम लेसन 8 हिंदी फर्स्ट से कंप्लीट करा रहे हैं। विशेषण। विशेषण क्या है इसको हम लोग पहले जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका वाक्य में जो दिया गया है वो हम आपको पढ़ करके क्लियर करना है। विशाखा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। उसकी आंखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम है। उस पर लाल रंग की फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है। उसकी आवाज बहुत सुरीली है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छी, नीली, मुलायम, लाल, सुंदर एवं सुरीली शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें जो वाक्य दिए गए हैं उसके अनुसार आप देखेंगे अपनी बुक में कि कुछ शब्दों को रंगीन यानी ब्लू कलर में दिखाया गया है। तो एक बार इसको फिर से क्लियर करेंगे। विशाखा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। इस वाक्य में अच्छी शब्द को ब्लू कलर में दिखाया गया है। उसकी आंखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम है। दूसरे वाक्य में नीली और मुलायम शब्द को रंगीन करके यानी ब्लू कलर में दिखाया गया है। उस पर लाल रंग की फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है। तीसरे वाक्य में लाल और सुंदर शब्द ब्लू कलर में है। उसकी आवाज बहुत सुरीली। सुरीली शब्द इसमें आपका ब्लू कलर में है। ये जो सारे शब्द आपके सारे नहीं, जिस हर वाक्य में एक या दो वाक्य को ब्लू कलर यानी कलर करके रंगीन में दिखाया गया है। अब इसमें ये जो रंगीन शब्द है कहा जा रहा है कि ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। संज्ञा नाम वाली वस्तुएं हैं या व्यक्तियों के नाम है। जैसे आपका नीला रंग जो है ये नाम को दर्शा रहा है, लाल रंग भी नाम को ही दर्शा रहा है, लेकिन इनकी भी विशेषता है। और ऐसे भी कह सकते हैं जो शब्द हमारे दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए विशाखा हमारा नाम है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? विशाखा जो लड़की है उसकी विशेषता क्या है? कि वो सबसे अच्छी सहेली है। उसके बाद से दूसरे वाक्य में उसकी आंखें नीली और बाल रेशम की तरह मुलायम है। इसमें उसकी आंखों की विशेषता क्या है? उसकी आंखों की विशेषता ये है कि वो नीले रंग की है। उसके बाल कैसे हैं? बहुत ही मुलायम है, रेशम की तरह मुलायम। उसके फ्रॉक का रंग कैसा है? लाल। उसकी फ्रॉक कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। उसकी आवाज कैसी है? सुरीली। तो ये विशेषता बताई गई। अब यहाँ पे कहा गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। संज्ञा में आप देखेंगे विशाखा एक नाम है, एक लड़की का नाम, तो इसकी विशेषता है कि वो बहुत अच्छी है। फिर कहा गया है कि सर्वनाम की भी विशेषता बताई जाती है। तो जैसे यहाँ पे दिया उसकी आंखें, यहाँ उसकी शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है? विशाखा के स्थान पर उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो उसकी शब्द हो गया ये सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया गया है। यही विशेषता जो होती है विशेषण कहलाती है। किसी भी
वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब बातें होती हैं तो उस दौरान जब उनकी अच्छाई या बुराई बताई जाती है, उनके बारे में जो कहा जाता है, उनकी विशेषता जो बताई जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों ही उसकी विशेषताएं कहलाएंगी। तो ये विशेषता ही विशेषण के अंतर्गत आएंगी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको ही विशेषण कहा जाता है या कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण में इसके साथ में ही दिया है मीठा, ठंडा, रंग बिरंगा, स्वच्छ आदि। अब यहाँ पे आपको कितना क्लियर हो गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। विशेष, इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा है विशेष। ये विशेष क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष से कहलाते हैं। जैसे कि पहले ही उदाहरण के अनुसार से हम आपको बता रहे हैं, विशाखा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। तो विशाखा की विशेषता क्या है? कि वो सबसे अच्छी है, सहेलियों में वो सबसे अच्छी है, ये उसकी विशेषता है। लेकिन ये अच्छाई जो बताई जा रही है वो किसके बारे में बताई जा रही है? कौन अच्छा है सर, कौन सबसे अच्छी सहेली है? तो आप क्या कहेंगे? इसका नाम आएगा विशाखा। विशाखा के बारे में तो बात करी जा रही है, वो सबसे अच्छी सहेली है। ये जो विशाखा शब्द आया यानी ये संज्ञा है, संज्ञा ही तो है, नाम नाम के द्वारा इसको बताया जा रहा है, ये हमारा संज्ञा शब्द हो गया। तो यही संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वही हमारा विशेष से कहलाता है। दूसरा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि विशेष के उदाहरण में आप देखेंगे कि आइसक्रीम ठंडी होती है। आइसक्रीम ठंडी होती है, इसको आपको इधर क्लियर करना है। आइसक्रीम ठंडी होती है। अब इसमें विशेषण शब्द क्या होता है? आइसक्रीम की विशेषता क्या है? आइसक्रीम की विशेषता क्या है? वो ठंडी है। तो विशेषता वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। ये ठंडी जो शब्द आया हमारा, ये हमारा हो गया विशेषण। आइसक्रीम की विशेषता ये है कि वो ठंडी होती है। अगर मान लीजिए आइसक्रीम गर्म आपको दी जाएगी तो आप खा पाएंगे नहीं, क्योंकि वो पिघली हुई रहेगी। जब वो ठंडी होती है तो टाइट होती है और उसको खाने में आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर गर्म आइसक्रीम दी जाएगी तो वो आइसक्रीम कहलाएगी नहीं, वो आइसक्रीम भी नहीं कहलाएगी। तो आइसक्रीम की खासियत क्या होती है? वो ठंडी ही अच्छी लगती है। ये ठंडा जो शब्द हो गया आइसक्रीम का, जो ठंडा पानी उसकी विशेषता कहलाएगी। क्या यही हमारा विशेषण कहलाएगा। अब इसके बाद से अब ये विशेषण हो गया, आइसक्रीम की विशेषता ही उसकी जो होगी वही विशेषण कहलाएगा। लेकिन अब ये कहा जाता है कि ठंडी क्या है? इस बात में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ठंडी है, वो क्या है? किस चीज के ठंडे होने की बात कही जा रही है? वो शब्द कौन सा है? आइसक्रीम। ये आइसक्रीम जो शब्द है ये इसकी विशेषता बताई जा रही है। ये नाम हो गया, नाम वाला शब्द हो गया आइसक्रीम। ये नाम वाला शब्द ही विशेष से कहलाता है। ये हमारा विशेष से हो गया, यानी
जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। यहाँ पे इस वाक्य में आइसक्रीम ठंडी होती है वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द क्या है? नाम वाला शब्द कौन सा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम हमारा नाम वाला शब्द हो गया, इसलिए ये हमारा विशेष्य कहलाएगा। जो भी संज्ञा वाले शब्द होते हैं या सर्वनाम वाले शब्द होते हैं, और सॉरी संज्ञा वाले जितने भी शब्द होंगे यानी नाम वाले जितने भी शब्द होंगे वो हमारा विशेष्य कहलाएगा। ये हमारा विशेष्य कहलाएगा। लेकिन इन्हीं शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। अब इसके बाद बारी आती है विशेषण के भेद यानी प्रकार। उसके कितने भेद होते हैं या उसके कितने प्रकार होते हैं ये बताना है हमको। अब हम जानेंगे विशेषण के 4 प्रकार होते हैं यानी 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के विशेषण के भेद। जो हमारा पहला हमारा आता है, पहले भेद में हमारा आएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में पहले हम जानेंगे कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है गुणवाचक में जो विशेषण शब्द यानी जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे वो संज्ञा या सर्वनाम के यानी नाम वाले जितने भी वस्तु या व्यक्ति होंगे उनके गुण, दोष। गुण क्या है? किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब उसकी अच्छाई बताई जाती है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये उसकी अच्छाई होती है। दोष, दोष क्या है? उसके अंदर जो कमियां हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, उसको दोष के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये गुण और दोष इतना आपका क्लियर हुआ। तीसरा है स्वभाव। हर व्यक्ति के अंदर जो हर व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है। कोई बहुत अच्छे व्यक्ति होता है, कोई बहुत बुरा होता है, कोई बहुत नरम दिल का होता है, कोई बहुत कठोर दिल का होता है। ये जो स्वभाव होता है व्यक्ति का, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्वभाव मौजूद होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है। इसके बाद आता है दशा। दशा क्या है? हालत जिसको कहते हैं कि वो कैसा है, मोटा है, पतला है, भारी है, हल्का है। आकार, आकार भी किसी प्रकार से कि वो छोटा है, मोटा है, बड़ा है, लंबा है, ये आकार में आ गया। रंग, रंग में हर तरह के रंग होते हैं। व्यक्ति भी अलग अलग रंग के होते हैं, कोई बहुत गोरे होते हैं, कुछ सांवले होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो ये व्यक्तियों का जो रंग रूप होता है वो भी इसी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा।
ये गुणवाचक विशेषण की इतनी तरह से इनको हम जान सकते हैं, उनकी विशेषताएं इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी विशेषण शब्द है संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बताई जाएगी वही तो विशेषण कहलाएगा। अब इसके गुण यानी अच्छाई, बुराई, उसका स्वभाव, उसका रंग, उसका आकार, ये सारे हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब इसका जैसे कि उदाहरण दिया जा रहा है कि कोयल मीठा गाती है। कोयल मीठा गाती है, कोयल की विशेषता क्या है? वो मीठा गाती है। दूसरा उदाहरण है रेणु मोटी होती जा रही है। रेणु मोटी होती जा रही है में विशेषता कहाँ है? कौन सा शब्द है? मोटी। उसकी विशेषता है कि वो दिन प्रतिदिन मोटी हो रही है। वो मोटी जो शब्द है वो उसकी विशेषता हो। इसके बाद तीसरा उदाहरण कंस दुष्ट राजा था। कंस का स्वभाव कैसा था? दुष्ट प्रकृति का, दुर्जन व्यक्ति था। तो उसकी वो विशेषता थी, उसका वो स्वभाव था। ये भी हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे ये पेड़ लंबा है। पेड़ की विशेषता क्या है? कि वो लंबा है। नीली आंखों वाली लड़की आ रही है। तो यहाँ पे आंखों के रंग को बताया गया है। आंखों का रंग कैसा है? नीला है। तो उसकी विशेषता को बता करके उस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि जिसकी आंखें नीली हैं वो लड़की आ रही है। तीसरा है गीली कमीज सूख रही है। कमीज की विशेषता क्या हो गई? कि वो गीली, सूखी नहीं है, उसका गीलापन ही उसकी विशेषता हो गई। काले कपड़े रात में नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े रात में नहीं पहनने चाहिए में काला रंग जो हो गया वो कपड़े की विशेषता हो। कपड़ा कैसा है? काले रंग का। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अच्छाई, बुराई यानी गुण, दोष, रंग, आकार, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये हमारा दूसरा प्रकार है संख्यावाचक। ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में कहा जा रहा है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। जैसा कि हमारे दूसरे प्रकार में ही ये समझ में आ रहा है संख्या या संख्या शब्द दिया गया, तो यही इसकी पहचान होगी कि संख्यावाचक विशेषण में चाहे वो संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो उसकी संख्या बताई जाएगी। जैसे कि अब उदाहरण में दिया जा रहा है कि माता जी कुछ सेब लाई। माता जी कुछ सेब लाई है। यहाँ पर कुछ जो शब्द है वो संख्या का बोध करा रहा है। एग्जैक्ट संख्या नहीं है, लेकिन कितनी है ये निश्चित भी नहीं। कितनी संख्याएं हैं सेब की ये निश्चित नहीं है। संख्या कितनी है ये निश्चित नहीं है, लेकिन लाई है, कितना लाई है ये हमको जानकारी नहीं है। दूसरे में है मुझे पिताजी ने 10 रुपए दिए। इस वाक्य में संख्या बताई गई है, कितनी है? 10।
पिताजी ने उसे कितने रुपए दिए? 10 रुपए। संख्या इसमें कितनी हो गई? रुपयों की संख्या कितनी है? 10। 10 रुपए है। अब ये संख्या आपको एग्जैक्ट पता है कि वो 10 रुपए का ही नोट है, 5 का नहीं है या 20 का नहीं है, 50 का नहीं है। वो संख्या हमारी एग्जैक्ट कितनी है? 10 है। तो यहाँ संख्या का निश्चित बोध कराया गया है। तीसरा है, बाग में 4 पेड़ खड़े हैं। अगर मान लीजिए बाग बाग में 4 पेड़ खड़े हैं, जैसे कि कहा जा रहा बात में कि बाग में 4 पेड़ खड़े हैं। जब आप उसको काउंट करते हैं यानी गिनती करते हैं तो उसकी संख्या 4 ही होगी, 5 नहीं हो जाएगी। अगर 4 पेड़ कह करके बताए जा रहे हैं कि बाग में 4 पेड़ खड़े हैं, तो वो संख्या अगर आप गिनेंगे तो भी 4 होगी और हम गिनेंगे तो भी 4 ही होगी। या कोई तीसरा व्यक्ति से अगर आप कहते हैं कि इन पेड़ों की संख्या गिन करके बताओ कितनी है, तो वो संख्या 4 अगर सही है तो 4 ही है। अगर पेड़ 4 बताए जा रहे हैं तो उसकी संख्या 4 ही है। तो इस तरह से जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाती है तो वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब इसके बाद बात आती है किसी में कि ऊपर दिए गए रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण है, जैसा कि अभी हमने आपको ये चीज समझाया। अब कहा जा रहा है कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी आपने विशेषण जब हमने आपको पढ़ाना शुरू किया उस दौरान हमने कहा ये 4 भेद, जिसमें से हम आपको ये दूसरा भेद हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपका दूसरा प्रकार है, लेकिन अभी यहाँ आपको जाना है कि विशेषण के 4 भेद। ये जब हमने बहुवाचक जाना, उसके बाद हमने संख्यावाचक जब जानना शुरू किया तो इसमें हमने जाना कि संख्यावाचक जो विशेषण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, ये हमारा संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसमें आप देखेंगे निश्चित संख्यावाचक में जो भी संख्याएं बताई जाएंगी वो एग्जैक्ट इतनी ही होंगी, एकदम सही रहेंगी। जैसे कि इसके पहले वाले उदाहरण में आपने देखा कि पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए, पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए, तो वो संख्या आप गिने, मैं गिनूं या कोई अन्य गिने तो उसकी संख्या हमारी 10 ही होगी, 11 नहीं हो जाएगी, 9 नहीं होगा, 50 नहीं होगा। वो एग्जैक्ट कितना है? 10, यानी वो 10 रुपए ही है। उसमें संख्या ऊपर नीचे करके नहीं बताई जाएगी, वो एग्जैक्ट 10 रुपए का ही नोट है तो 10 रुपए ही है। इसमें हमारी संख्या निश्चित है, निश्चित रूप से सही बताई गई है। तो जहां पे संख्या हमारी पूरी तरह से एकदम निश्चित होगी, सही होगी, तो वह हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और जहां पे संख्या का एग्जैक्ट आंकलन नहीं होगा, एग्जैक्ट संख्या एकदम निश्चित करके नहीं बताई जाएगी, तो वहां पे हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ पे संख्या हमारी एकदम से सही नहीं है, अंदाजे से बताया जाता है, अंदाजे से ही कोई बात कही जाएगी या बताई जाएगी। जैसे कि इसके पहले ही एक उदाहरण में आपने देखा कि माता जी कुछ सेब लाई हैं, माता जी कुछ सेब लाई हैं, इस वाक्य में कुछ जो शब्द है
वो एक निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है। इसमें जो संख्या बताई जा रही है वो निश्चित नहीं है, एक है, दो है, आधा किलो है, 1 किलो है, 5 किलो है, कितना है, 1 2 4 5, इस तरह की कोई भी संख्या इसमें निश्चित नहीं है। एक अंदाजे से बताया जा रहा है कि माताजी कुछ से लाई। मान लीजिए आपकी मम्मी मार्केट गई है और वो एक बैग में झोले में सेब लेकर आती है, ठीक है, और आपसे कहती है कि बेटा ये मैं मार्केट से कुछ सेब लाई हूँ, इसको रख दो। तो क्या आप बिना देखे ही या बिना बताए, बिना आपकी मम्मी ने आपको बताया नहीं है कि कितने सेब आपके लिए लेकर आई है, ठीक है, आपको ये नहीं बताया गया है कि वो कितना लाई है, या आप बिना बैग खोले या बिना तौल किए आप उसको अंदाजे से नहीं समझ सकते हैं कि वो सेब कितना है, उसकी संख्या कितनी है, 1 सेब लाई है, 5 सेब लाई है या 20 सेब लाई है, आप बिना देखे बता सकते हैं? नहीं। तो जब तक यहाँ आपकी संख्या निश्चित नहीं होगी तब तक आप एकदम से एग्जैक्ट सही आंसर उसका नहीं दे सकते। तो जहाँ पे संख्या का निश्चित बोध नहीं कराया जाता है वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? कुछ डाउट है तो अभी हम आपसे जब बात करेंगे पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। इसके बाद से हमारा तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा प्रकार हमारा है विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, ये हमारा विशेषण में तीसरा प्रकार हमारा आता है। परिमाण का अर्थ होता है, पहले ये तो जान लीजिए कि परिमाण का अर्थ क्या होता है। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। इसमें जो भी बातें कही जाएंगी वो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें उसकी मात्रा या परिमाण के विषय में बताई जाएगी। यानी जो भी वस्तुएं होंगी वो तौल करके नाप करके एग्जैक्ट बताई जाएंगी। उसमें आप देखेंगे, मान लीजिए उदाहरण में दिया गया है, गिलास में थोड़ा सा जूस है, गिलास में थोड़ा सा जूस है, तो जूस कितना है? थोड़ा सा। इसको एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। किसी भी वस्तु या व्यक्ति जो भी बातें कही जाएंगी उसमें जो कुछ भी कहा जाएगा वो माप तौल करके यानी नापा हुआ होगा या तौल करके उस चीज को बताई जाएगी, उनको ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में किसी भी वस्तु की नाप तौल का पता चलता है, जैसे कि गिलास में थोड़ा सा जूस है, जूस कितना है? थोड़ा सा। जूस की मात्रा कितनी है? थोड़ी सी है। मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, कपड़ा कितना है? 2 मीटर है। वो कपड़े की दुकान पे जब आप कपड़ा लेने गए तो उसने मीटर से उस कपड़े को नापा और नाप करने के बाद ही आपको दिया है वो कपड़ा। आपने 2 मीटर मांगा, उसने 2 मीटर ही कट करके दिया। लेकिन अब आप उस कपड़े को जब घर लाते हैं तो आपसे अगर कहा जाए या पूछा जाए कि कपड़ा कितना है तो आप क्या जवाब देंगे? 2 मीटर। आप घर ला करके भी उसको अगर मीटर से नापते हैं तो वो कपड़ा कितना है? 2 मीटर है। यानी आपने दुकान से उस कपड़े को नाप करके ही कट कराया है, नाप करके ही उस कपड़े को लिया है। पानी कम बर्बाद करो, यहाँ पर भी मात्रा बताई जा रही है कि पानी कम बर्बाद करो, ठीक है।
अब यहाँ पे ऊपर दिए गए रंगीन शब्द में परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन अब ये परिमाणवाचक विशेषण को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में कोई भी मात्रा जो बताई जाएगी, चाहे वो नापी गई हो या तौली गई, दोनों ही कंडीशन में वो उतनी ही है जितनी कि आपको बताई जा रही है, यानी वो नाप तौल की जो मात्रा है वो एकदम निश्चित है, सही है। अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें जो भी चीजें कही जाएंगी वो पूरी तरह से निश्चित नहीं होंगी। जैसे आपका उदाहरण, थोड़ा सा जूस, पानी कम बर्बाद करो, यहाँ पे एग्जैक्ट मात्रा नहीं बताई गई है, बस एक अंदाजे से आपसे कहा जा रहा है कि गिलास में कितना जूस है, थोड़ा सा है, पानी कितना बर्बाद करना है, कम बर्बाद करना है। तो ये संख्या हमारी एकदम से निश्चित नहीं है। इसके बाद आता है चौथा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होगा। तो ये हमारा तीसरा प्रकार हो गया। चौथा हमारा आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसको डालते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक। ये हमारा चौथा प्रकार हो गया। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको ही हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार इसको हम फिर से रिपीट करेंगे कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में जब आते हैं तो वो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी इस वाक्य में संज्ञा भी होगा और सर्वनाम भी होगा, यानी दोनों एक साथ प्रयोग में आएंगे। लेकिन जो सर्वनाम शब्द होगा वो संज्ञा शब्द की विशेषता को बताएगा। सर्वनाम शब्द जो होगा वो संज्ञा की विशेषता को बताएगा। जैसे कि और एक चीज और बता दें, इसको ही हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये संकेतों के माध्यम से इस चीज को समझाया जाता है। जैसे कि उदाहरण में यह शेर दहाड़ता है, तो यह शेर दहाड़ता है, यह शब्द जो होता है वो हमारा सर्वनाम शब्द है। दूसरा है शेर, शेर नाम को दर्शा रहा है, यानी नाम शब्द है, ये हमारा संज्ञा हो गया, यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ प्रयोग में आते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि यह शेर दहाड़ रहा है, ये एक तरह से इशारा किया जा रहा है किसकी तरफ, शेर की तरफ। तो शेर की विशेषता क्या है कि वो दहाड़ रहा है, लेकिन यह जो शब्द होता है वो संकेत के माध्यम से उस चीज को क्लियर कर रहा है कि यह शेर दहाड़ रहा है, कि यह जो शब्द है ये शेर की तरफ इशारा कर रहा है, और शेर की विशेषता क्या है, वो दहाड़ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, इस कंप्यूटर में गड़बड़ी है। इस जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तरफ संकेत कर रहा है, कंप्यूटर की तरफ से। और कंप्यूटर की विशेषता क्या हो गई कि वो गड़बड़ है, खराब है। तीसरा है मेरी अध्यापिका पढ़ा रही है, यहाँ मेरी जो शब्द आ रहा है
ये संकेतवाचक के लिए सर्वनाम शब्द हो गया। मेरी शब्द किसको बताया जा रहा है, किसके लिए, अध्यापिका के लिए। अध्यापिका शब्द हमारा संज्ञा हो गया और उनकी विशेषता क्या है कि वो बैठी हुई। तो इस तरह से जब दोनों एक साथ प्रयोग में आते हैं, यानी संज्ञा भी और सर्वनाम भी दोनों साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं, और उस दौरान सर्वनाम जो शब्द होगा वो संज्ञा की विशेषता को दर्शा रहा होगा। तो इस तरह से जहां इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ प्रयोग में आते हैं और उनकी विशेषता बताई जाती है, तो वही हमारा सार्वनामिक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही हम आपको समझाएंगे। इसके बाद कल की क्लास में आपकी ऑफलाइन क्लास होगी, आप लोग स्कूल आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि इसको कंप्लीट करके फिर एक साथ हम इसका टेस्ट लें, ठीक है। आप लोग जो भी नहीं समझ में आया होगा वो आप लोग बताइएगा, और आज का होमवर्क आप लोग नोट करिए। होमवर्क में विशेषण और विशेषण की परिभाषा, या यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।